आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज झारखंड में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ झारखंड में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 127 तक पहुंच गई है। आज रिम्स में 167 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 165 सैंपल नेगेटिव आए हैं। और आज की रिपोर्ट में जो खास बात है कि रिम्स कोविड सेंटर की नर्स भी कोरोना संक्रमित मिली है। इससे पहले रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लैब टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित मिला था और इसके बाद 3 दिनों तक रिम्स में सैंपल की जांच बंद कर दी गई थी। तो नया अपडेट क्या कहता है झारखंड के बारे में, ये अब जानिए। तो झारखंड में आज कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा पहुंच गया है, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की जो संख्या है वो 127 पहुंच चुकी है। आज 167 सैंपल में से 165 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केरल से रांची पहुंची ट्रेन में 10 कोरोना संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। रिम्स के आइसोलेशन वार्ड से संदिग्ध मरीज फरार हो गया है। दुमका में कोरोना पॉजिटिव मरीज का गांव सील कर दिया गया है। पलामू की बात करें तो कोरोना के 3 मरीज ठीक हो चुके हैं और शहरों की अपेक्षा गांव में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। चाईबासा सदर अनुमंडल में धारा 144 लागू कर दी गई है। 1 जून से सरकारी स्कूल खुलेंगे और 15 जून से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। रिम्स के पेइंग वार्ड के तीसरे तल्ले पर बने आइसोलेशन सेंटर से कोरोना संदिग्ध महिला फरार हो गई। रिम्स निदेशक के मुताबिक कल रात 10:30 बजे महिला चकमा देकर आइसोलेशन वार्ड से फरार हुई और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। संदिग्ध महिला के फरार होने के बाद उसकी तलाश तेज हो गई। रिम्स में लगे सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच कर रही है। इधर फरार होने वाली महिला ने अपना फोन बंद कर रखा है। हाँ, हमें भी इसकी सूचना मिली है और इंसिडेंट कमांडर को इसको लिखित रूप से सूचित कर दिया गया, जो उसका एड्रेस था और जो उसका मोबाइल नंबर था उसके द्वारा सूचित कर दिया गया। कैसे भागी सर? क्योंकि वहाँ तो सुरक्षा अब भागी तो ये तो हम नहीं कह सकते कैसे भागी, वो उस समय नहीं है, अवेलेबल है वहाँ। और चूंकि मरीज अपने पूरे होशो हवास में है, इसलिए निश्चित रूप से किसी मरीज को बांध के तो नहीं रखा जा सकता। और अब कैसे निकल गई, लिफ्ट उपयोग किया कि स्टेयर्स यूज किया या किसी के आते जाते उसके पीछे खड़े होकर निकल ली, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसकी जानकारी ली जा रही है। हम जांच कर रहे हैं। मतलब हमको पता चला है कि वो उसको लाया जा रहा था। कोरोना जो है आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ से पॉजिटिव तो नहीं है, संदिग्ध है। तो हमको अभी पता चला है, तो उसके लिए हम अभी सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहे हैं। उससे देखेंगे कि किधर आखिर वो किधर निकल कर भागी है। उसके बाद हम लोग पता। और दुमका में मिले कोरोना के 2 मरीज सरैयाहाट प्रखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीसी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम मरीज के गांव पहुंची और गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया। उन्होंने लोगों से पैनिक न होने और प्रशासनिक कार्य में सहयोग की अपील की है। दरअसल 2 मरीजों में से एक के स्वास्थ्यकर्मी में शामिल होने की आशंका है, जिसमें कई ग्रामीण शामिल थे। लिहाजा गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। डीसी के साथ अधिकारियों की टीम ने क्वारंटीन सेंटर बने कस्तूरबा विद्यालय को भी सैनिटाइज किए जाने का जायजा लिया। आपके गांव के 2 और लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि अपने घरों से नहीं निकले। इस गांव में वहां से जो क्वारंटाइन जो किए हुए थे, वहां आसपास के गांव के लोग यहां पर आए थे, हमें सूचना है, तो उनको भी यहां पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है और उनको जो है कि वापस जो है कि क्वारंटाइन अगर ज़रूरत होती है तो उनको भेजा जाएगा। उन्हीं के घर में उनके फादर का देहांत होने पर कार्यक्रम किया गया है। तो ये संभावना है कि कुछ कांटेक्ट हुआ होगा संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा। तो इस गांव को भी हम लोग कंटेन करेंगे। गांव में करीब 43 घर है और 250 की आबादी है। तो इन सभीयों के बीच में माइकिंग किया जा रहा है कि वो घर से बाहर नहीं निकले। और पलामू में प्रशासन की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखी। दरअसल आज जालंधर से 1188 मजदूर पलामू पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग के लिए मेदिनीनगर शहर के चियांकी हवाई अड्डे पर व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन इस दौरान जो नजारा था वो हैरान करने वाला था। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जो मजदूर पहुंचे थे, उन्हें बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए
कड़ी धूप में कतारबद्ध खड़ा कर दिया गया। इसमें महिला और बच्चे शामिल थे और खुले में ही उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। वहीं लापरवाही का आलम यह था कि मजदूरों को ले जाने के लिए जो बसें लगाई गई थीं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे मजदूर काफी परेशान दिख रहे थे। तो जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेवारी होती है कि लोगों की मदद करने की, लेकिन जब मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के गलत ट्वीट से प्रदेश में फंसे झारखंड के मजदूरों की परेशानी बढ़ जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर लगातार ट्रेनें झारखंड पहुंच रही हैं। अपने घर पहुंचकर लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लोग झारखंड वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक गलत ट्वीट ने पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कल एक ट्वीट कर कहा था कि कल सुबह पंजाब से झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुलेंगी। पहली लुधियाना से सुबह 10 बजे और दूसरी जालंधर से सुबह 11 बजे चलेगी। घर वापसी के इच्छुक सारे श्रमिक बंधु कृपया समय से स्टेशन पहुंच जाएं। इस ट्वीट के बाद मजदूर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे, जिस पर लुधियाना पुलिस ने नाराजगी जाहिर कर रीट्वीट करते हुए साफ किया कि 5 मई को कोई ट्रेन नहीं थी और अगर कोई ट्रेन दूसरे राज्य के लिए जाएगी भी तो मोबाइल पर जानकारी दी जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री के गलत ट्वीट की वजह से लुधियाना स्टेशन पर उमड़े लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था, तो वहीं जेएमएम ने पूरे मामले पर सफाई दी है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इस तरह का ट्वीट हो तो माननीय मंत्री तो करते ही हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घोषणा हो तो पूरी तरह तहकीकात कर आपस में एक दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित कर किसी प्रकार की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, इन लोगों को कोई काम है नहीं। हर मोर्चे पर विफल पिछली सरकार थी, उसका खामियाजा जनता ने इनको चखा दिया। ट्वीट नॉर्दर्न रेलवे की एक चिट्ठी के आधार पर की गई है, पत्र के आधार पर की गई है। वो पत्र कभी भी सार्वजनिक किया जा सकता है, सोशल मीडिया में भी वो पत्र है, तो लोग इसकी जानकारी ले ले तब इस तरह की बात करें। ट्रेन के बारे में मैंने कहा था, पूरी शेड्यूल होकर आज वो ट्रेन फिर वहां से खुल रही है। आज वो ट्रेन, इसलिए आज के दिन में मैं एक नसीहत देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके माध्यम से कि ऐसी घटिया राजनीति से बाज आएं। ऐसी कोई भी गलत और बिना तथ्य की सूचना, बिना तथ्य का समाचार ना तो हम मीडिया के साथियों से शेयर करते हैं, ना हम किसी सोशल मीडिया पर। मंत्री जी और उनकी पार्टी कितनी ही सफाई दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका रवैया इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना रहा। उनकी ये हरकत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या मंत्री को नहीं है जिम्मेदारी का एहसास? बगैर जांच के ट्रेन के आने का क्यों किया ट्वीट? लुधियाना में मची अफरा तफरी का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सफाई से धुलेंगे मजदूरों की पिटाई के दाग? मंत्री फैलाएंगे भ्रम तो कैसे बचेगी जनता की जान? ट्वीट से पहले पत्र की सत्यता मंत्री जी ने क्यों नहीं जांची? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। आगे भी मार्किंग की हुई है, वहां पर दूरी बना के खड़े होना है। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केवल प्रदेश में फंसे मजदूर ही नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ कोरोना के संक्रमण का खतरा भी आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि रांची में केरल से पहुंची स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कामगारों में 10 यात्री कोरोना संदिग्ध पाए गए और ऐसे में सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ सकती है। सुबह करीब 11:30 बजे जब केरल से 1167 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची तो सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। स्क्रीनिंग में 10 मजदूर कोरोना संदिग्ध पाए गए। अब इन 10 कोरोना संदिग्धों को प्रशासन ने सभी अन्य मजदूरों से अलग कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सभी संदिग्ध मजदूरों की प्रॉपर जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि उन्हें अपने गृह जिला भेजा जाए या नहीं।
उसकी तो अभी हमें नहीं है, बट यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, तो उनकी टीम यहाँ लगी हुई है। बाकी जानकारी जो है उनसे अब हाँ अंदर में तो स्क्रीनिंग चल रहा है। केरल से आए मजदूरों में ज्यादातर पलामू और गढ़वा के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को उनके गृह जिला भेजने के लिए 50 बसें पहले से हटिया स्टेशन पर मौजूद हैं। लेकिन संदिग्धों के मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा का पूरा ध्यान मजदूरों की जांच रिपोर्ट पर शिफ्ट हो गया। अब चूंकि ट्रेन केरल के रेड जोन एरिया से चली थी, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को इसे लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बंटवारे के 73 साल बाद घर वापसी की वही तड़प और मजबूरी का एहसास आज हर तरफ दिख रहा है। देश भर में फैले झारखंड के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आज अपनी अपनी कहानियों के साथ हो रही है। जहाँ पर हम लोग का जन्मभूमि है वहाँ पर रहना अच्छा है ना सर। उसीलिए हम लोग का मन किया कि गांव में जाकर थोड़ा परिवार के साथ अपने गांव वालों के साथ रहेंगे तो अच्छा है। भले ही 14 दिन का क्वारंटीन क्यों ना हो। अभी खाने के लिए दिया, अभी 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 तो खाए तो अच्छा लग रहा है। अभी बस जान में जान आ गया अभी, है ना। हाँ तो काफी दिन से भूखे थे। हाँ भूखे थे। तो अभी अच्छा लग रहा है अपने जिला में आने पर। हाँ अपने जिले पर आने पर तो अभी अच्छा लग रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से बोकारो लौटे 2 बच्चों के पिता अर्जुन और अनिल अब भूल कर भी परदेश में पांव नहीं रखने की कसम खाते हैं। उनकी माने तो अब घर के पास की मनरेगा योजना में ही अपना पसीना बहाएंगे, लेकिन परदेश नहीं जाएंगे। नरेगा में शायद उपलब्ध किए हैं तो नरेगा में करेंगे, अपना घर के सामने अगल बगल में काम करेंगे, रहेंगे। झारखंड में अगर यदि हम लोग इतना काम मिलता सर तो हम लोग वहाँ जाके हाजिरी नहीं खटते। आज हम लोग मकर संक्रांति का लास्ट में हम लोग किए हैं। इतना दिन तक हम लोग वहाँ फंसल थे। जसपुर छत्तीसगढ़ क्या करते थे? यही जोड़ाई पलस्तर का काम कर रहे थे। गुमला के रविंद्र भगत भी परिवार के पेट की खातिर केरल में मजदूरी कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई कोरोना बंदी ने बचत का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। अब घर वापसी पर उनकी खुशी चेहरे से बयां होती है। अब यहाँ से जांच करे के बाद घर छोड़ी। कैसन लागत है यहाँ? तो बहुत बढ़िया लागत है, लग कि अपन घर पहुँच गए। कोरोना बंदी के चक्रव्यूह से निकलकर घर वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी। रोजगार छूटने के दर्द पर परिवार की पुकार हर दिन भारी पड़ती जा रही थी। सफर पर अपना अधिकार भी सरकारी दस्तावेजों के अधीन हो चुका था। लिहाजा प्रवासी मजदूरों की नजर में उनकी घर वापसी वास्तव में कोरोना के कुरुक्षेत्र में किसी विजय से कम नहीं थी। चाईबासा से उपेंद्र, बोकारो से ज्ञानेंदु और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना जिंदगी के साथ भले ही दुश्मनी निभा रहा हो, लेकिन इंसान के बनाए हुए सामाजिक बनावट में एक नई सोच जरूर पैदा कर रहा है। शायद प्रदेश में पलायन के दर्द को कोरोना ने ही बेहतर समझा है। कोरोना का हथौड़ा आज प्रदेश के सामाजिक और बुनियादी ढांचे को एक नई शक्ल लेने को बेताब दिख रहा है। लातेहार में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का जज्बा ये इशारा कर रहा है कि प्रदेश में पलायन की परिभाषा अब नए सिरे से लिखी जाएगी। मनिका के रहने वाले श्याम और नारायण बताते हैं कि भविष्य की रोटी का जुगाड़ अब परिवार के साथ गांव में ही होगा। अच्छा पालन कर रहा है, 14 दिन घर पर रह रहा है, न किसी पर टच करना न कुछ करना है, हम सही से है, सही सलामत से। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुलाब के फूलों से स्वागत और उसकी खुशबू ने प्रवासियों के दिलों में उस सोच को पुख्ता कर दिया कि रोटी के लिए अपनी मिट्टी ही काफी है। सूरत के कपड़ा मिल में काम करने वाले जानकी महतो और सुनील की माने तो कोरोना बंदी ने जिंदगी का असली मतलब ही समझा दिया है।
पलायन पिछड़े झारखंड का नसीब बन चुका था, लेकिन आज कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को अपनी रोटी परदेश से ही अपने गांव में नजर आ रही है। शायद जिंदगी लेने वाला कोरोना ही आज जिंदगी के सही मायने को समझा रहा है। लातेहार से विकास और धनबाद से दिलीप के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिस तरीके से राज्य में संक्रमण रोकने का काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे रहेगी? और ऐसे में हिंदपीढ़ी इलाके में ड्यूटी करने वाले इन वॉरियर्स को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि हम तो स्वस्थ रहें, हमारे वॉरियर्स भी पूरी तरह फिट रहें। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में तैनात इन वॉरियर्स ने बीते 1.5 महीने से अपने घर की चौखट पर कदम नहीं रखा, परिवार वालों को देखा तक नहीं। अपने ही शहर में रहते हुए विस्थापितों का जीवन जिया, मगर इस बात का इन्हें कोई मलाल नहीं। फर्ज के आगे इन्हें ये सारी चीजें बौनी नजर आती हैं। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, ये वीडियो में देख सकते हैं। मेरा एक 1.5 साल का बेटा है जो कि हम पुलिस लाइन में रहते हैं, जहां पर उनको क्वार्टर मिला हुआ है, हम उनको देखने भी नहीं जा सकते। राजधानी के सबसे ज्यादा संक्रमित जोन में तैनात इन जवानों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कूटे में बने विस्थापित कॉलोनी में इन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है। सभी जवानों को अलग अलग कमरे में रखा जा रहा है। वहीं खाने की व्यवस्था के लिए मेस भी बनाया गया है। सभी जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ये जवानों का कमरा है जहां जवान जो है वो रह रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रहे हैं। इसके लिए सभी अलग अलग कमरों में जवानों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की जो संक्रमण का खतरा है वो न हो पाए। आवासीय परिसर में 350 लोग के आसपास है और 14 दिन ड्यूटी करने के बाद, हिंदपीढ़ी में ड्यूटी करने के बाद अभी 14 दिनों के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन बढ़िया से हो रहा है। आदमी दूरी बनाकर जो भी मेस या है यहाँ रहना है, सभी के लिए अलग अलग लेटरिन बाथरूम है और अलग अलग कमरे हैं। सभी अपना अलग अलग कमरे में अच्छा से रह रहे हैं। हिंदपीढ़ी में तैनात सभी जवानों को ऐसे ही कुछ कुछ की संख्या में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा ताकि कोरोना महामारी में दूसरों की रक्षा करने वाले खुद को भी सुरक्षित रख सकें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और जमशेदपुर शहर में कोरोना वायरस से बड़ी चिंता जिला प्रशासन को नदी में लोगों के डूबने से मौत से हो रही है और यहां 6 महीने के भीतर 32 लोगों की मौत नदी में डूबने से हो गई, जबकि पिछले 5 दिनों में 6 युवकों की जान जा चुकी है। कोरोना बंदी के दौरान शहर के तमाम नदी घाटों में सैकड़ों लोग नहाने पहुंच रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। हैरत की बात है कि अब तक प्रशासन पूरे मामले में मौन बना हुआ है। मानगो नदी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। झारखंड राज्य में कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है, मगर जमशेदपुर शहर की बात करें तो जमशेदपुर शहर में कोरोना वायरस से बड़ी चिंता जिला प्रशासन को नदी में डूबने से लोगों की मौत से हो रही है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं अभी मानगो, आप देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी घाट में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं यहाँ, युवक हो या बड़े लोग हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है बस्तियों के यहाँ आमतौर पर नदी में नहाने आते हैं। जहाँ एक तरफ शहर में कोरोना बंदी है, कोरोना वायरस को लेकर सभी लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है, मगर जमशेदपुर शहर के पूरे चारों तरफ स्वर्णरेखा और खड़काई नदी है और जिसमें लगभग माने तो 3 महीने के भीतर 32 लोगों की मौत हो चुकी है। और महज 5 दिनों के भीतर आपको बताना चाहूँगा कि ये आंकड़ा जो है ये 6 युवा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नदी में नहाने के दौरान आए थे, जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई है। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस नदी घाट में जो लोग हैं आम दिन की तरह यहाँ पहुँचे हुए हैं और पानी काफ़ी बढ़ा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर। और यहाँ युवा जो है वो सोशल डिस्टेंस हो या कोरोना वायरस हो, सभी को भूल कर यहाँ मस्ती कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ काफ़ी दिख रहे हैं और जो नहा रहे हैं,
मगर कहीं ना कहीं ये अपने मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 दिनों के भीतर जो 6 युवाओं की मौत हुई है वो जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। मगर अब देखना ये है कि जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि मीडिया से साफ तौर पर इस मामले पर जिला प्रशासन ने बोलने से इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन इस नहाने वाले जो मौत के आंकड़े हैं इस पर कब तक लगाम लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना काल में किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि विभाग ने 11 सदस्यीय कृषि उप समिति का गठन किया है और कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों की यह उप समिति 7 दिनों में राज्य के किसानों की बेहतरी और खुशहाली की रिपोर्ट देगी। इस समय हमें किन चीज़ों पर प्राथमिकता तय करनी चाहिए, कौन से फील्ड है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था में कैसे कृषि के योगदान को और ज़्यादा बढ़ाएं जीडीपी में, उस पर भी वो लोग अपनी अपनी राय देंगे, प्रपोजल तैयार करेंगे। ये लोग मिलकर बहुत जल्द, क्योंकि कल ही समिति फॉर्म हुई है, बहुत जल्द अपना रिपोर्ट हम लोग के पास सौंपेगी और उसके बाद हम लोग इसका क्रियान्वयन के लिए शीघ्र प्रयास करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।